नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ननद हुई बेनकाब। गीता की नई नई शादी हुई थी। शादी के 2 महीने बाद ही गीता का पहला करवा चौथ पड़ा तो उसके मायके से उसकी माँ ने फल मिठाई साड़ियाँ सब गीता के ससुराल में भेजा था। गीता खुश होते हुए अपनी सासू माँ के कमरे में गई। मम्मी की अली से यह साड़ी मेरी माँ ने आपके लिए भेजी है। साड़ी के थैलियों से साड़ी निकाल कर उसने अपनी सास के हाथों में पकड़ाया। अनीता जी ने तुरंत मुंह पिचकाते हुए कहा, ऐसी रद्दी साड़ियाँ तो हमारे यहाँ नौकर चाकर भी नहीं पहनते। पिछली बार तो शादी के समय जो साड़ी लाई थी वो साड़ी कामवाली ने भी तेरे से मना कर दिया। बहुत बखेड़ा किया था। उसने कहा, माँ जी इससे अच्छा 500 ही पकड़ाती थी, पर मम्मी से यह पूरे 5 तरह की साड़ी है और यह साड़ी मैंने आपके लिए पसंद किया है। मुझे क्या ज़रूरत थी अपनी पसंद की साड़ी लाने के लिए और इतना पैसा बर्बाद करने के लिए। तुझे तो पता है ना, मैं अपनी बेटी रोशनी की ही पसंद की साड़ी पहनती हूँ। उसकी पसंद जो देखे देखता ही रह जाए। मैं तो कहती हूँ तुम्हें अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत क्या है। तुम्हें जो कुछ भी लेना हो अपनी माँ से पैसे ले लिया करो और साड़ी मेरी बेटी से मंगवा लिया करो। एक से बढ़कर एक चीज़ लाती है। हमारी स्टैंडर्ड अलग है, उसकी पसंद हमेशा से अच्छी रही है। फालतू में इतना सारा पैसा बर्बाद कर दिया तुमने। यह सब सुनकर तो गीता का दिल टूट गया। कितनी प्यार से वो अपनी सासू माँ के लिए साड़ियाँ और ससुर जी के लिए शर्ट लाई थी। ना तो साड़ी पसंद आई और ना ही शर्ट, जबकि उसके मायके में गीता की पसंद पे सब नाच करते थे। उसकी भाभियों और मम्मी की सारी शॉपिंग उसी के कांधों पे होती थी। शादी की सारी शॉपिंग उसने अपने आप खुद की थी। उसी समय दरवाजे की डोरबेल बज उठी। गीता ने दरवाज़ा खोला तो उसकी ननद रोशनी उदास चेहरा लिए खड़ी थी। अपनी बेटी को देखते ही अनीता जी बोल पड़ी, अच्छा हुआ बेटी तू आ गई, शाम तक रुकेगी ना? 1 घंटे बाद तो शॉपिंग में अपनी भाभी के संग चलिए जाना। अरे लगता है फुटपाथ से साड़ी उठा लाई है, बदलवाना पड़ेगा। पूरी 5,000 का है कह रही है। यह सब सुनकर गीता का चेहरा मुरझा सा गया। गीता को ससुराल में आए 6 महीने हो गए थे, फिर भी सासू माँ के दिमाग में हर समय बेटी बेटी ही रहती थी, उसी का रट लगाए रहती थी। जबकि गीता बहुत समझदार थी, घर को बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से चलाती थी, फिर भी अनीता जी ने कभी उसे बहू का दर्जा नहीं दे पाई, क्योंकि इनके दिलो दिमाग में हमेशा उनकी बेटी रोशनी रहती थी। अरे रोशनी बेटी बोल क्यों नहीं रही है? क्या बोलूँ माँ? बेटी तेरा मुँह क्यों लटका हुआ है? इतनी उदास क्यों है? जमाई बाबू ने तुझे कुछ कहा क्या? बोल ना माँ, तू जैसा रहता है उसकी नीयत कभी नहीं बदलती। रोशनी अपने पति और ससुराल की ऐसी बातें सुनाती है कि गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस माँ, आज चाय में थोड़ा सा शक्कर कम हो गया तो तेरे दामाद ने पूरा घर सर पे उठा लिया। चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, कितना फीका चाय बनाया है, गर्मा गर्म चाय फेंक दिया। मैं तो जलते जलते बची हूँ और बिना नाश्ता किए ही वो दुकान चले गए। काम धंधा तो ठीक से चलता नहीं है, बहुत घाटे में चल रहे हैं, इसलिए उनका गुस्सा मुझ पे ही उतरता है। कभी सीधे वो मुझसे बात नहीं करते। मैं तो 2 महीने से प्रेग्नेंट भी हूँ, एक बच्चे की परवरिश भी करनी है। बड़ी बेटे के स्कूल की फीस 3 महीने से जमा नहीं हो पाई है। अगर इस बार जमा नहीं किया तो उसको स्कूल से ही निकाल दिया जाएगा। बेटी, जब घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो दूसरे बच्चे का क्यों प्लान किया? माँ, अगर बेटा हो जाए इस बार तो मेरी भी किस्मत चमक जाए, वो भी मुझे मान सम्मान देने लगेंगे। हाँ तो सही कह रही है, हो सकता है जमाई बाबू का तेवर इसलिए चढ़ा रहता हो। माँ, मुझे 15,000 दे दो, मुझे पैसों की ज़रूरत है। ठीक है बेटी, मैं ले आती हूँ। अनीता जी अपने कमरे में गई और पैसों के बैग से नोटों की 2 गड्डियाँ निकाल कर रोशनी के हाथों में पकड़ा दिया। रोशनी ने झट से अपने बैग में पैसे भर लिए। अनीता जी पैसे पकड़ाते हुए बोली, बेटी तू चिंता मत कर, तेरे हर सुख दुख में हम तेरे साथ खड़े हैं, तुझे कभी कोई परेशानी नहीं आने देंगे।
गीता जब से इस घर में ब्याह कर आई थी तब से यही देखती थी। उनकी बेटी रोशनी आए दिन मायके चली आती है और अपना दुखड़ा रो रो कर अपने माँ बाप से पैसे मांगती रहती है। कभी 10,000 कभी 5,000 और माँ बाप भी उसके झोले में पैसे डालते रहते हैं। आखिर उनकी लाडली बेटी जो थी गीता का ससुराल और मायका दोनों पास में ही था, तो वो हर हफ्ते मायके का चक्कर लगा ही लेती थी। जा बहू किचन में फटाफट हाथ चला, मेरी बेटी आई है और उसके लिए गर्मा गर्म पकौड़े समोसे बना कर ला। बेचारी भूखी होगी, तुझे क्या खाने का मन कर रहा है? अनीता जी ने कहा, माँ मुझे काजू की बर्फी भी खिला दो। ठीक है बेटी, आज ही भाभी के मायके से 1 किलो काजू की बर्फी आया है। ऐसा करना तो जाते समय वो पूरा मिठाई का डब्बा फल लेते हुए जाना। अगर इस समय भर पेट खाना नहीं खाएगी तो बच्चा हष्ट पुष्ट कैसे होगा? दामाद जी तो तेरा ध्यान रखते नहीं है। हाँ माँ, तुम मेरी कितनी चिंता करती हो। अभी तक रोशनी अपने मायके से ही सामान बटोरती थी और आज वो भाभी के मायके से आए हुए चीज़ों को भी ले जाने लगे। गीता एक प्लेट भर के पकौड़े ले आए। रोशनी फटाफट प्लेट चट कर गई। वे 1 प्लेट और खाने को मांगा। गीता यह सब देखकर आश्चर्य थी। ऐसे लग रहा था दीदी पैसे बचाने के चक्कर में बिना खाना खा ही चली आई हूँ और मायके ही आकर खाने में टूट पड़ी हूँ। करीब 1 घंटे तक माँ बेटी दोनों का पैर हाँकती रही। उसके बाद अनीता जी ने बेटी और बहू को साथ में मार्केट भेज दिया। वैसे तो वो बहू को मार्केट ना भेजती, पर गीता को ही वो दुकान पता था जहाँ से वो साड़ी खरीद कर लाई थी। आखिर वो साड़ी बदलवाना जो चाहती थी, साड़ी बदलवाना वो दोनों दुकान में पहुँची तो रोशनी को रेड कलर की एम्ब्रॉयडरी की साड़ी बहुत भा गई। उसने फट से अनीता जी ने जो पैसे दिए थे उन्हीं पैसों से वो साड़ी खरीद ली। साड़ी बहुत महंगी थी। यह सब देखकर गीता को कुछ अजीब लगा। गुस्सा भी आया कि दीदी ज़रूर झूठ बोल रही है। उसी बात में मायके से पैसे मांगना अब अखरने लगा। अभी तक तो उसके दिल में अपने नंद के लिए बड़ी दया भावना थी, क्योंकि वो बोलती थी उनकी सास और पति हर समय उनको ताना देते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। पर आज उसे कहीं न कहीं यह सब अखर रहा था कि दीदी बार बार मायके से पैसे ले जाते हैं और आज तो हद ही हो गई। इसके नाम पे जो पैसे लिए थे उनसे वो महंगी साड़ियाँ खरीद ली। उसके बाद वो मैचिंग चूड़ियाँ, पर्स, लिपस्टिक खरीदने लगी और गीता की भी इच्छा हुई वो एक रेड कलर की बिंदी खरीद ली। तो रोशनी उसका हिसाब रखने लगी। भाभी, अभी तो आपकी शादी को 6-7 महीने ही हुए हैं, अभी से बेफजूल खर्च करने लगी। भैया बहुत गुस्सा करेंगे अगर आप मनमाना खर्च करेंगी। गीता मन ही मन सोच रही थी कि एक बिंदी खरीदने में इनके भैया मुझे डांटेंगे और ये साड़ी के साथ मैचिंग सैंडल, चूड़ी सब खरीदे जा रही है, इनको कोई रोक टोक नहीं है। खैर, घर आते ही रोशनी गीता के मायके से आए हुए फल, मिठाई और ड्राई फ्रूट सब बैग में भर के अपने ससुराल चली गई। गीता को थोड़ा गुस्सा आया कि मायके के सामान पर उसका भी अधिकार था, पर सासू माँ ने दीदी को पूरा उठाकर दे दिया। वो उन्हें रोकना चाहा, पर अनीता जी तो बहू को आंखें दिखाने लगे कि उनकी बेटी अभी मुसीबत में है, हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वो रात को अपने पति को नाक से कहने लगी, रोशनी दीदी सब आती है, मायके से पैसा उठा कर के लिए जाती हैं, कभी 10,000, कभी 20,000 और कभी 5,000। ऐसा क्यों? और वो बार बार मायके क्यों आती है? यह बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है। दीदी को हमारे घर से बार बार पैसे क्यों दिए जाते हैं? कुणाल पुलक दीदी का पति विनोद दीदी और उनके बच्चों का खर्चा उठाता कहाँ है? दुकान पे कभी जाते हैं, कभी नहीं जाते। जीजा जी बहुत आलसी टाइप के हैं, आराम से बैठकर खाना खाना ही पसंद करते हैं, तो इसमें बेचारी दीदी क्या करे। और उनकी माँ भी अपने बेटे का ही साथ देती हैं, काम धंधा उनका चलता नहीं। दोनों पति पत्नी के संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, इसलिए मम्मी पापा दीदी और उनके बच्चों के सारे खर्च उठाते हैं। और वैसे भी वो सारा पैसा मम्मी पापा का है, वो चाहे जिस पे खर्च करे, हमें तो पूछने का भी अधिकार नहीं है।
उनकी बेटी है, कोई अपनी बेटी की ऐसी हालत में देख नहीं सकता। तुम भी तो किसी की बेटी हो। तुम्हारी माँ भी तो कभी करवा चौथ के बहाने कुछ न कुछ भेजती है, कभी त्योहार के बहाने भेजती है, पर वो अलग बात है। पर मैं ऐसे पैसे मुंह खोल कर नहीं मांगती। यह सब सुनकर गीता को थोड़ा अचंभा लगा, क्योंकि माँ बाप के पैसों पर बेटा और बेटी दोनों का हक बराबर होता है। अगर बेटी दुखी है तो उसके प्रति फर्ज निभाना माँ बाप का कर्तव्य है, किंतु अपने बेटे के लिए पैसे बचाना भी तो उनका फर्ज है। इस तरह से अगर मम्मी पापा दीदी पे पैसे लुटाते रहे तो हम तो कंगाल हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, और हमारा खर्च कौन उठाएगा। दीदी ज़रूर बेवकूफ़ बनाकर हम सबको चूना लगा रही है, पर पता कैसे किया जाए। रात भर बड़े कसम में उलझी रही। दूसरे दिन सुबह सुबह गीता सबके लिए चाय नाश्ता बना रही थी, तभी अनिता जी की फ़ोन की घंटी बजी। माँ कैसी हो? माँ देखो ना आजकल कितनी गर्मी पड़ रही है, और दिल्ली की गर्मी तुम तो अच्छे से जानती हो कितनी पंचर गर्मी पड़ती है यहाँ। हाँ बेटी क्या हुआ? माँ मेरी एसी एकदम ख़राब हो गई है, और यह मुझसे पर बहुत गुस्सा करते हैं। इनको पूरी रात नींद नहीं आती। तुम तो इनका गुस्सा अच्छे से जानती हो, मैं भी पेट से हूँ। गर्मी की वजह से मेरी भी सांस फूलती है। किचन से काम करके थके हारी आती हूँ तो एसी के बिना नींद नहीं आती। एक काम करो ना, पापा को कहकर मेरे घर में एक नई एसी भिजवा दो। ठीक है बेटी, मैं उनसे बात करती हूँ, फिर एसी तो बहुत महंगा होता है। नहीं माँ, 20-30 हज़ार में आ ही जाएगा, या तो कोई सेकेंड हैंड एसी ही भेज दो। अनीता जी अपने पति और बेटे से विचार विमर्श करने लगे तो उनके पति बोले, अभी एक आध महीने मेरे हाथ तंगे हैं, अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 5,000 की बात होती तो मैं शायद कुछ कर पाता। अभी मेरी आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन में खर्च हुआ है, और जो पैसे थे वो मैंने क्लाइंट को दे दिया जहाँ से माल उठाया था। कुणाल भी बोला, माँ मेरी शादी में भी खर्च हुए हैं, तो एसी तो नहीं हो पाएगा, दीदी को कूलर में लेकर भेज देते हैं। नहीं बेटा, एक काम करो बहू, तू अपने कमरे का ही एसी उतार कर वहाँ भेज दे। अगले महीने तो कुणाल की सैलरी आ जाएगी, तब तुम नया एसी खरीद लेना। वैसे भी यह एसी तेरे ससुर ने लगवाया था, या तो तू अपने मायके वालों से ही मांग ले। कुणाल चुप न रहा और नाश्ते की टेबल से उठ खड़ा हुआ। माँ, दीदी को गर्मी में पसीने न बहाने पड़े और बहू को गर्मी लगे, इसकी आपको कोई परवाह नहीं है। तुम मेरे कमरे की एसी क्यों भिजवाओगे बेटा? तो अपने जीजा जी को जानता है, बहू तो नहीं है, उसे नहीं मालूम वो कितना गर्म मिजाज का है। बिना बात के वो घर जाए, कुछ कह नहीं सकते। अभी तो मेरी बेटी गर्भवती है, इसलिए मैं उसे कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहती। कहते हुए अनीता जी की आंखें भीग गई। कुणाल अपनी माँ की आंखों में आंसू देखा तो थोड़ा नरम हो गया। ठीक है माँ, तुम्हें जो सही लगे वो करो। कहते हुए वो अपनी ऑफिस चला गया। गीता, अगले महीने की सैलरी मिलते ही मैं नया एसी लगवा दूंगा, तुम नाराज मत होना प्लीज़। लेकिन गीता अंदर ही अंदर सुलग रही थी कि दीदी अब मेरी चीज़ों पे भी अपना हक जताने लगी है। वो उन सबको सबक सिखाना चाहती थी। अनीता जी ने मैकेनिक को बुलाकर गीता के कमरे से एसी उतरवाया, अपने बेटे का घर भेज दिया ताकि समाई बाबू उनकी बेटी से खुश रहे। बात बात पे उनको गुस्सा करने की आदत है। अगर सब्जी में मिर्च मसाले तेज हो गए तो वो मिर्च से ज़्यादा तीखा बोलने लगते हैं। अगले महीने कुणाल की सैलरी आई। उन्हें ऐसे लेने का विचार कर ही रहे थे कि फिर से रोशनी दीदी अपने इलाज के बहाने मायके चली और पैसे उन पर खर्च करने पड़े। गीता को यह सब ड्रामा बर्दाश्त नहीं हो रहा था और कुछ करना चाहती थी, पर ऐसा क्या करे कि दीदी को बेनकाब कर दी। रोशनी का सभी महीने का रूटीन चेकअप होता था तो रोशनी अपनी मायके आ जाती थी और मम्मी को लेकर नर्सिंग होम में चली जाती ताकि उसकी दवाई और डॉक्टर का खर्चा माँ ही दे दे, क्योंकि अनीता जी को अपनी बेटी पे बड़ा लगाव था। उसकी हर बात आंख मूंद कर विश्वास करती थी, पर गीता को कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर लगता था। फिर देखते ही देखते समय बीत रहा तो अनीता जी और उनके पति का शादी का सालगिरह का समय आया तो गीता ने सोचा क्यों ना
मम्मी जी को खुश करने के लिए थोड़ी छोटी सी पार्टी ही दे दी जाए। उसने आसपास मोहल्ले वाले, रोशनी दीदी, कुछ रिश्तेदारों को घर में आने का न्योता दे दिया। घर में ही छोटी सी पार्टी रखी। अनीता जी अपनी बहू से बड़ी इम्प्रेस हुई। पहली बार उनका सालगिरह मनाया जा रहा था। उसने सारे काम बड़े अच्छे से किया। दौड़ भाग कर पूरी घर का हॉल का डेकोरेशन भी किया। खाना पीना सब अच्छे से संभाला। सारे रिश्तेदार उसकी तारीफ करते थे। बहू हो तो ऐसे ही। और गीता ने सासू माँ को सालगिरह पे बहुत से गिफ्ट भी दिए। इस बार अनीता जी को अपनी बहू की साड़ी भी बहुत पसंद आई। एक से बढ़कर एक आइटम भी खाने का उसने बनाया। रोशनी अपने पति और एक बेटी जो कि 5 साल की थी उसके साथ घर आए। अनीता जी जब अपने पति के साथ सालगिरह का केक काट रही थी तो गीता की नज़र रोशनी और उसके हस्बैंड पे पड़ी, जो कि दूर दूर खड़े थे और इशारों में ही बातें कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद पास जाकर जीजाजी ने कहा, अपने हाथों से दीदी को केक खिलाया। दोनों धीरे से फुसफुसा रहे थे कि तुम भूखी मत रहा करो, बच्चा है, ज़्यादा भूखी रहोगे तो कैसे चलेगा। गीता सबको केक बांट रही थी तो यह बात उसके कानों में पड़ी। विनोद अपने हाथों से रोशनी को केक खिला रहे थे। उसे कुछ शक हुआ कि ज़रूर रोशनी दीदी झूठ बोलती है कि जीजाजी उन पर अत्याचार करते हैं, पर जीजाजी तो दीदी का कितना फिक्र कर रहे हैं, उनको भी भूखा भी नहीं रहने दे रहे हैं। दोनों आपस में बैठकर हंसते बातें कर रहे हैं। एक पल के लिए गीता रुक सी गई और उन पर नज़र जमाए हुए थी। हालांकि वो सब रिश्तेदारों की आवभगत में लगी थी, पर नज़र उन पे ही टिकी थी। उन दोनों को देखकर लग ही भी नहीं रहा था कि उन दोनों में आपस में बातचीत नहीं है, पर उठाव है। आखिर ऐसा कौन सा पति होगा जो अपनी गर्भवती पत्नी का बिल्कुल ध्यान न रखे। जीजाजी भी यही कर रहे थे और उनकी कमाई भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन कम भी नहीं थी। फिर वो खर्चा क्यों नहीं देती थी। यह सब बुद्धि उलझी हुई थी। अंत में गीता ने दीदी और जीजाजी को आइसक्रीम की 2 कटोरी पकड़ाई तो जीजाजी ने कहा, भाभी एक ही कटोरी काफ़ी है। दोनों एक ही कटोरी में आइसक्रीम खाने लगे, बल्कि विनोद जी उसे बड़ी प्यार से आइसक्रीम खिला रहे थे। उनको देखकर लग ही नहीं रहा था कि उन दोनों ने लड़ाई झगड़ा हुआ है, बल्कि लग रहा था जैसे कोई नवविवाहित जोड़ा हो जो आज भी दीदी और जीजा में गहरा प्यार है। अब तो उसका शक यकीन में बदल गया कि ज़रूर दीदी कुछ छिपा रही है। आखिर दीदी अपने मायके में जीजा जी के खिलाफ इतना झूठ क्यों बोलती है, क्यों कहती है कि उनका पति उन पर अत्याचार करते हैं, ताने कसते हैं। उनकी सास भी अच्छी नहीं है, आए दिन बीमारियों का रोना धोना लेकर बैठी रहती है। मायके वालों से अपनी माँ है एक बेटी इतना झूठ कैसे बोल सकती है, सिर्फ पैसों के लिए इतना गिर सकती है। गीता के मन में बहुत से सवाल खड़े हो गए और वो उन सब का जवाब पाना चाहती थी। उतने में किसी रिश्तेदार ने गीता को आवाज़ दी, गीता बेटी तेरे हाथों में बना केक बहुत स्वादिष्ट है, एक टुकड़ा और दे दो। जी मौसी जी, में अभी लाई। सारे विचारों को एक तरफ रख कर वो काम में फिर से मगन हो गई। जाते जाते सारे रिश्तेदार अनीता जी को बोल रहे थे, आपकी बहू ने बहुत अच्छे से खातिरदारी की है, कितनी संस्कारी बहू है, कितना अच्छा खाना बनाया, जमकर उसकी तारीफ हुई। पार्टी खत्म होते सब रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए। रात को गीता ने जल्दी जल्दी सारा घर समेटा और जब वो बिस्तर पे आई तो पूरी तरह से थक कर चूर हो गई थी। उसके दिमाग में फिर से वही बात घूमने लगा। वो सोच रही थी, आखिर दीदी अपना पैसा बचाकर अपने मायके वालों का खर्च कर रही है, क्यों उन्हें अच्छे से पता है कि मम्मी पापा की लाडली है और मम्मी तो उनकी बात में आँख मूंद कर विश्वास करती हैं। बैंक में उनके माता पिता के अच्छे खासे पैसे पड़े हैं। दीदी और जीजा को देखकर लग भी नहीं रहा था कि उन दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उन दोनों के बीच मधुर संबंध नहीं है। सब सामान्य लग रहा था। अपने पति और सास ससुर से इस बारे में बात करूंगी तो उन्हें लगेगा कि मैं रोशनी दीदी से जलती हूँ, मैं उनके खिलाफ इसलिए बोल रही हूँ और उनकी बेटी तो गलत कर ही नहीं सकती। अपनी बेटी को यह हमेशा सही समझते हैं।
देखते हैं दीदी अब अगली बार अपना दांव कब खेलती है, फिर कब मायके से पैसे मांगती है। सब कुछ समान चल रहा था। इधर अनीता जी अपनी बहू को बहुत इज्जत देने लगी थी। उनका सालगिरह सेलिब्रेट करके उसने उनका दिल जीत लिया था। गीता की सास अनीता जी के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ चुका था। सालगिरह में जब से सारे रिश्तेदारों ने उनकी बहू की तारीफ की थी, तब से अनीता जी को भी अपनी बहू बहुत अच्छी लगने लगी थी। अब वे उस पर ज़्यादा रोका टोकी नहीं करती थी और हर मसले में गीता की राय भी पूछने लगी थी। गीता भी सासू माँ से आए बदलाव से खुश थी। थोड़े दिन बाद ही उसने का फ़ोन आया, माँ भाई से कहकर मेरे अकाउंट में जल्दी से 20,000 भिजवा दो, क्योंकि ऐसे ज़्यादा चलने से बिल बहुत ज़्यादा आया है और समय पे बिल न भरने से बिजली काट दिया गया है। यह बहुत गुस्सा कर रहे हैं माँ। अनीता जी तो नाश्ता करने बैठी थी कि सब छोड़ के उठ गई। कुणाल बेटा जरा सा दीदी के अकाउंट में 20,000 डाल देते, कि उसकी घर लाइट नहीं है, बहुत गर्मी है बेचारी, बिजली का। इसी समय गीता बोली, रुकिए कुणाल जी, मम्मी जी दीदी के साथ इतना गलत हो रहा है और आप ये सब कैसे बर्दाश्त कर रही हैं। अनीता जी बोली, क्या हुआ बहू, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। मम्मी जी आप सब बहुत बोले हैं, इसलिए जीजा जी की हिम्मत बहुत बैठ गई है और वो उनके घर वाले दीदी भी इतना अत्याचार करते हैं। जब जीजा जी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, बार बार दीदी को परेशान करते, तो क्यों न हम दीदी को हमेशा मायके बुला लें। उनका खर्च पहले से ही हम लोग उठा रहे हैं, बाद में भी हम ही उठा लेते हैं। ऐसे स्वार्थी पति के साथ दीदी को रहने की क्या ज़रूरत है। इतना घुट घुट कर जिंदगी क्यों बिता रही है। मम्मी जी सोचिए, दीदी पढ़ी लिखी है, अच्छी जगह नौकरी कर सकती है, खुद कमा कर खा भी सकती है, उन्हें दूसरे पे डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम उनकी दूसरी शादी भी कर सकते हैं। हम जीजा जी के खिलाफ़ पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। बात में वो दीदी पे गुस्सा उतारते हैं। कोई बेटी मायके से पैसे मांगे अच्छा लगता है। जीजा जी ने तो दीदी को प्यार करते हैं, ना उनका खर्च उठाते हैं, उल्टा नौकरानी की तरह उनसे घर का सारा काम करवाते हैं। आपके पैसों पे उनका घर बड़े आराम से चल रहा है, बड़ी मौज है। उनके कुछ तो आपको करनी ही चाहिए। हाँ बहू, यह बात तो मेरे दिमाग में नहीं आई, पर हमें क्या करना होगा। माँ जी मैं तो कहती हूँ दीदी का तलाक ही करवा दो। अरे आप कहे तो मेरी सहेली बहुत बड़ी वकील है, उससे बात करो, घरेलू हिंसा का केस दायर कर देती है। दीदी को उस जहन्नुम से आज़ादी मिल जाएगी और गुजारे भत्ते के पैसे मिलेंगे अलग से। कुणाल बोला, हाँ गीता तुम सही कहती हो माँ, आपकी क्या राय है। बहू तुम अपनी सहेली से बात कर लो और लाकर कागजात दामाद जी के घर भिजवा दो। फिर माँ जी पहले हमें दीदी को मायके बुलाना पड़ेगा, उन्हें हमारा सपोर्ट मिलना रहेगा। वहाँ दूर बैठे बैठे न जाने बेचारी कितनी परेशानी सहती होगी और कितनी ही बातें हमसे कह नहीं पाती होगी। हाँ बहू तुम हमारी कितनी चिंता करती हो। चुप चुप जियो बहू, वैसे भी रोशनी के चेहरे पे तो अब वो नूर नजर ही नहीं आता, हमेशा उदास रहती है। जब भी फ़ोन करती हूँ बेचारी रोती सिसकती ही रहती है। घर में कोई सुख ही नहीं मिला। ऐसे बेशरम आदमी के साथ रहने से क्या फ़ायदा है बेटा, जो मेरे बेटे को हर समय जलील करे, उसके पास आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए। मैं अपनी बीमारी का बहाना बनाकर रोशनी को घर बुला लेती हूँ। बहू तो अपनी सहेली से बोलकर तलाक की पेपर बनवा ले, बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ मेरी बेटी। इधर अनीता जी ने रोशनी को फ़ोन लगाया। रोशनी और कुणाल दोनों आपस में बैठकर ठहाका लगाकर अपने घर में हंस रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। लगता है तुम्हारी मम्मी ने पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, इसलिए फ़ोन किया है। अरे हाँ, करेगी क्यों नहीं, आखिर वो मेरी मम्मी है। बस मेरी बोलने की देरी होती है, हर चीज़ हाजिर हो जाती है। अनीता जी ने बोला, बेटी मेरी तबीयत सही नहीं है, तो घर आ जा, मैं पैसे बाद में भेज दूँगी। इधर अपनी माँ की बीमारी की बात सुनकर उसने मायके आए और उधर गीता ने अपनी सहेली को फ़ोन करके उसके घर तलाक के पेपर भिजवा दिए।
विनोद ने दरवाज़ा खोला। उसे लगा शायद सासू माँ ने पैसे भेज दिए। दरवाज़ा खोला तो वकील खड़ी थी और बोली, आपके बीवी ने तलाक के पेपर भेजे हैं, देख लीजिए और आप उन पे हाथ उठाते हैं। विनोद यह सब सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसके तो होश ही उड़ गए, दिमाग की बत्ती भी गुल हो गई। यह कैसे कर सकती है रोशनी मेरे साथ? मैं तो उसे बहुत प्यार करता हूँ। उधर जब रोशनी माँ के पहुँची तो उसकी माँ भली चंगी थी। अपनी माँ को भला चंगा देख, माँ तुम तो कह रही थी तुम बीमार हो। अरे नहीं बेटी, मैं तो तेरा उस नालायक पति से छुटकारा दिलवाने के लिए यह बहाना बनाया था। अब तुझे उस घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तू यहीं रहा, मैं तेरा उससे तलाक दिलवा दूँगी। रोशनी यह सब सुनकर सदमे में रह गई। मम्मी, तुम ये सिर्फ क्या कह रही हो? जात बिरादरी समाज क्या कहेंगे? समाज के लोग तो मुझ पे ही टू करेंगे। मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं समाज का सामना करूं। वह जब मेरे ऊपर छोड़ दी। अनीता जी ने कहा, हम उनका सामना कर लेंगे, पर अपने बेटे को ऐसे दुख तकलीफ़ों में नहीं देख सकते। तुम ऐसे आदमी के साथ अब एक पल भी नहीं रहेंगी। अब तो यहाँ रहे। काश यह बात मेरे दिमाग में पहले हंस आती। यह तो अच्छा रहता। वो तो शुक्र मनाओ, बहुत हमारा भला सोचती है। उसने ही यह आइडिया हमको दिया। गीता ने टेढ़ी नज़रों से अपनी भाभी को देखा। उसे सब समझ में आ गया कि उसकी भाभी सब समझ चुकी है कि मेरी माँ की कमाई पे आँख है। यह भाभी को पूरी आँख नहीं सुहाती है, इसलिए उन्होंने यह चाल चली। देख रोशनी, भाभी तेरा कमरा साफ कर रही है। अब से तू अपने सारे कपड़े वहीं रखे, वहीं शिफ्ट हो जा। उधर दामाद जी बार बार फ़ोन करके रोशनी को घर पे बुला रहे थे। रोशनी अपने पति से बोल रही थी, हमारी चालाकी धरी की धरी रह गई। भाभी को सब समझ में आ गया है कि हम पैसे ऐंठते हैं। अब कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले। ठीक है रोशनी, पैसे ना मिले पर तुम तो आ जाओ। विनोद ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। पर अनीता जी तो जिद पकड़ कर बैठी थी, तो वो बेटी को किसी भी कीमत में ससुराल नहीं भेजेगी। तो रोशनी अपनी भाभी के कमरे में गई। भाभी, आप मुझे किस जन्म की दुश्मनी मुझसे निकाल रहे हैं? मेरा पति से तलाक करवाना चाहते हैं। दीदी, मैं तलाक नहीं करवाना चाहती, पर आपकी हरकतों से मैंने यह फैसला लिया है। भाभी, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे गलती हो गई। मैं मायके वालों पे कुछ ज़्यादा ही डिपेंड हो गई। मुझे घर जाने दो। मेरे घर गृहस्थी अच्छी खासी चल रही है। मेरे बच्चों को अपने बाप से दूर मत करो। माँ को समझाओ, मीरा कुछ सुनने समझने को तैयार नहीं है। रोशनी रोते हुए बोली, पर दीदी, आपका पति तो आपको खर्चा भी नहीं देता, आपको मारते हैं, आप पे जुल्म करते हैं, फिर आप ऐसे आदमी के साथ रहने के लिए क्यों तड़प रही हैं? नहीं गीता, मैंने सब झूठ बोला था। अब तक मैंने माँ बाप और भाई सबको धोखा दिया। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत केयर करते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे घर में। मुझे घर जाने दो। अब से मैं माँ से पैसे नहीं लूँगी। रोशनी बोली, गीता प्लीज़, यह बात मेरे माता पिता या भाई किसी को मत बताना। उन सब का मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। गीता बोली, दीदी मैं जानती हूँ, इसलिए तो अब तक मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। मैं भी नहीं चाहती कि एक माता पिता को अपनी बेटी पे इतना भरोसा करते हैं, उन पर से विश्वास उठ जाए। गीता अपनी सासू माँ के पास आई और वो बोली, माँ जी, जीजा की जी का फ़ोन आया था। वो अपने बदसलूकी के लिए माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अब वो दीदी पे हाथ नहीं उठाएंगे। मेरे ख्याल से उनको हमने सबक सिखा दिया है और एक मौका देना चाहिए उनको सुधरने का। सुबह का भूला शाम को आए तो उसे भूला नहीं कहते, भूल तो कहती है। मैं रोशनी को ससुराल जाने की इजाज़त दे देती हूँ, पर समझा देना बेटी दामाद जी को, अगली बार ऐसा हुआ तो हम ही ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बेटी वाली है तो क्या हुआ, ठीक है माँ, कहकर रोशनी ने राहत की सांस ली और दरवाज़ा खोलकर अपने ससुराल जाने लगी। गीता यह सब देखकर उसकी हंसी छूट पड़ी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं।
कहानियाँ अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।